सोचो कि आप एक अपार्टमेंट में एक ऐसे आदमी के साथ फंसे हुए हो जिसने आपको अभी अभी ड्रिंक और रहने की जगह ऑफर की है। आपको एक महक फील होती है, आपको एक पोलराइड फोटो दिखती है जो गलत लगती है। 22 जुलाई की रात को ट्रेसी एडवर्ड के लिए यही असलियत थी। भागने के एक पल के फैसले ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसके लिए मिलवॉकी शहर तैयार नहीं था। 1978 में उसके पहले शिकार से लेकर 1991 में उसकी आखिरी गिरफ्तारी तक ये जेफरी डैमर केस की पूरी टाइमलाइन है। अपार्टमेंट 213 के अंदर असल में क्या हुआ था? जेफरी लियोनेल डैमर का जन्म 21 मई 1960 को मिलवॉकी विस्कन्सिन में हुआ था। वो अपने घर के 2 बेटों में बड़ा था और उसका परिवार लगातार बदलाव और इमोशनल स्ट्रेन से गुजर रहा था। उसके पिता लियोनेल अपने केमिस्ट्री के एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, जबकि उसकी माँ जोइस को हेल्थ और इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती थीं, जिसका असर घर के माहौल पर पड़ता था। जेफरी के बचपन में उसका परिवार कई बार शिफ्ट हुआ और फिर आखिर में ओहायो में सेटल हुआ, जिस वजह से उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी रही। शुरुआत में वो एक लाइवली और क्यूरियस बच्चा था, लेकिन वक्त के साथ वो खामोश और अकेला रहने लगा। टीचर्स के मुताबिक वो शर्मीला था और उसके बहुत कम दोस्त थे, लेकिन वो एकेडमिकली काफी कैपेबल, भले ही उसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही हो। बचपन से ही उसे साइंस और नेचर में बहुत दिलचस्पी थी, खास तौर पर ये देखने में कि जानवरों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस इंटरेस्ट में उसके पिता कभी कभी एजुकेशनल एक्टिविटीज के जरिए उसका साथ देते थे। जैसे जैसे जेफरी एडोलसेंस में पहुंचा, वो सोशली स्ट्रगल करने लगा और खुद को अकेला महसूस करने लगा। स्कूल में लोग उसे इंटेलिजेंट समझते थे, लेकिन उसमें मोटिवेशन की कमी थी। कभी कभी वो अटेंशन पाने के लिए मजाक और अजीब हरकतें करता था। इस दौरान उसने अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसने उसके फोकस और इमोशनल बैलेंस को बिगाड़ दिया। घर पर उसके पेरेंट्स के बीच तनाव बढ़ता गया और काउंसलिंग की कोशिशों के बावजूद उनका रिश्ता खत्म हो गया। उनकी सेपरेशन से जेफरी की जिंदगी और बिगड़ गई। उसकी माँ उसके छोटे भाई को लेकर चली गई और 1978 में हाई स्कूल खत्म होने के थोड़ी देर बाद जेफरी घर में अकेला रह गया। हालांकि उसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, लेकिन उसके आसपास के लोग समझ गए थे कि वो बड़े पर्सनल और इमोशनल से गुजर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर कई लोग मानते हैं कि उसकी अर्ली लाइफ इंस्टेबिलिटी, इमोशनल डिस्टेंस और सपोर्ट की कमी से भरी थी, जिन्हें उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में उसकी शिकायत को भरने में बड़ा रोल निभाया। 1978 की गर्मियों में हाई स्कूल ग्रेजुएशन के थोड़ी देर बाद जेफरी डैमर ने अपना पहला जाना माना कत्ल किया। एक ऐसी घटना जो कई सालों तक दुनिया से छुपी रही। उसका विक्टिम 18 साल का स्टीवन मार्क हिक्स था, जिसने डैमर के साथ उसके घर पर वक्त बिताने का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। बाद के बयानात के मुताबिक जब हिक्स ने वहां से जाने का फैसला किया तो उनके बीच बहस हुई और नहायत अफसोसनाक रहा। उसके बाद डैमर ने मदद मांगने या सरेंडर करने की बजाय उस बात को छुपाने की कोशिश की। वो बॉडी को घर के बेसमेंट में ले गया और बाद में पकड़े जाने के डर से रिमेन्स को डिस्पोज करने के लिए कदम उठाया। ये सारा काम उसने बड़े मेथोडोलिकली और अकेले किया था और उस वक्त किसी को भी इसका पता नहीं चला। आने वाले हफ्तों में डैमर ने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि उसके जुर्म की हकीकत पर्दा नशी रही। उसी साल के आखिर में उसके पिता ने उसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए इनकरेज किया, इस उम्मीद में कि एजुकेशन उसे एक सही रास्ता दिखाएगी। लेकिन
अपने पर्सनल और बिहेवियर स्ट्रगल की वजह से डामर ने एक ही टर्म के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी। डिसिप्लिन की तलाश में उसने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ज्वाइन की और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर ट्रेनिंग ली। उसने कुछ वक्त तक वेस्ट जर्मनी में सर्विस दी, जिसके बाद 1981 में उसे ऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया गया। फ्लोरिडा और ओहायो में आज़ादाना रहने की नाकाम कोशिश के बाद उसके परिवार ने उसे विस्कन्सिन में उसकी दादी के साथ रहने भेज दिया, ये सोचकर कि उनकी स्टेबिलिटी से उसे रास्ता मिलेगा। हालांकि उसने वहाँ जॉब्स की और घर के रूल्स भी माने, लेकिन उसकी आइसोलेशन और अजीब हरकतें जारी रहीं। उसके एडल्ट लाइफ का ये शुरुआती दौर बार बार आगे बढ़ने की कोशिशों से भरा था, जबकि उसके पहले गुनाह की असलियत सालों तक दबी रही। नाइनटीन 1987 और 1991 के बीच डामर ने एक के बाद एक कई मर्डर्स किए, जिनमें से ज्यादातर मिल्वॉकी विस्कन्सिन में हुए। इस दौरान उसका पहला जाना माना कत्ल 20 नवंबर 1987 को हुआ, जब उसने स्टीवन टॉमी को मारा। इसके बाद डामर ने बॉडी के कुछ हिस्सों को अपने पास रखा, जबकि बाकी हिस्सों को डिस्पोज कर दिया। 1988 में उसने जेम्स डॉक्स्टेटर और रिचर्ड गरेरो को कत्ल किया और फिर से उनके रिमेन्स को कुछ वक्त के लिए स्टोर किया। उसने रोनाल्ड फ्लावर जूनियर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस हमले में बच निकलने में कामयाब रहा। 25 मार्च 1989 को डामर ने एंथनी सीयर्स का कत्ल किया और रिमेन्स के कुछ खास हिस्सों को अपने पास रखा, जिन्हें वो बाद में अपने नए घर ले गया। 1999 में ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट शिफ्ट होने के बाद डामर के विक्टिम्स में रेमंड स्मिथ, एडवर्ड स्मिथ, अर्नेस्ट मिलर और डेविड थॉमस शामिल थे। हर केस में वो कुछ रिमेन्स को अपने पास स्टोर करता और बाकी को ठिकाने लगा देता। अगले साल डामर के जुर्म का सिलसिला जारी रहा। फरवरी 1991 में उसने कर्टिस स्टॉटर को मारा और उसके बाद अप्रैल में एरल लिंडसी को। उसी साल की गर्मियों में उसने 24 मई को टोनी ह्यूज और 26 मई को ऑनरेक सिंथासोफनी का कत्ल किया। जून और जुलाई 1991 के दरमियान उसने मजीद लोगों को निशाना बनाया, जिनमें मैट टर्नर, जर्माया वाइंसबर्गर, ओलिवर लेसी और जोसेफ ब्रैडहॉफ्ट शामिल थे। पिछले केसेस की तरह वो रिमेन्स के कुछ हिस्से टेम्परेरली अपने पास रखता और बाकी को डिस्पोज कर देता था। बाईस जुलाई 1991 को जेफरी डामर ने दोस्ती और फोटोग्राफी के बहाने 3 आदमियों को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। उनमें से एक 32 साल के ट्रेसी एडवर्ड के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते ही एडवर्ड्स ने वहां अजीबोगरीब चीजें और एक बहुत तेज बदबू महसूस की। बातचीत के दौरान डामर ने एडवर्ड को कैद करने की कोशिश की, लेकिन एडवर्ड ने बड़ी होशियारी से भागने के मौके का इंतजार किया। जैसे ही डामर का ध्यान भटका, एडवर्ड्स ने उस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकला और तुरंत पुलिस को खबर की। जब ऑफिसर डामर के अपार्टमेंट पहुंचे तो उन्हें वहां एक खौफनाक मंजर दिखा। इन्वेस्टिगेटर्स को वहां कई सारे फोटोग्राफ्स, इंसानी हड्डियां और पिछले विक्टिम्स से जुड़ी हुई महफूज की गई हैं चीजें मिली। थोड़ी सी झड़प के बाद डामर को मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया। उसने फौरन अपने किए पर पछतावा किया और कहा कि वो सजा का हकदार है। अरेस्ट के बाद कई दिनों तक डामर ने डिटेक्टिव्स के साथ लंबे इंटरव्यूज में हिस्सा लिया। उसने कन्फेशन किया कि उसने 1978 से लेकर 1991 तक कई नौजवान मर्दों की जान ली है। उसने अपने तरीका वारदात के बारे में बताया, जैसे चीज़ों को कलेक्ट करना और उनकी डिटेल फोटो रखना। उसने अपनी मोटिवेशन पर भी बात की और बताया कि वो कैसे बचपन से ही अजीब अर्जिस, कंट्रोल की चाह
और अकेलापन दूर करने की कोशिश से स्ट्रगल कर रहा था।